हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपैरेंट केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रामोलिकुलर कैटालाइसिस, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कैटालाइटिक असाइल ट्रांसफर रिएक्शंस एंड एसिड बेस कैटालाइसिस। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने देख चुका था। और जो लास्ट वाली थी वो है मैक्रोसाइक्लिक पॉलीअमीन्स। ये मैक्रोसाइक्लिक पॉलीअमीन्स भी सुप्रामोलिकुलर कैटलिस्ट है जो यूज़ होता है फॉर कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। यानी कि ये जो सुप्रामोलिक्यूल है वो भी कैटालाइसिस में हेल्प करता है, दैट इज़ फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। इट मिमिक्स द एटीपेज एंजाइम, यानी कि जो एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी है या फंक्शन है उसे ही ये मिमिक्री करता है। दैट इज़ कि ये जो है पॉलीसाइक्लिक पॉलीअमीन्स और एटीपेज एंजाइम दोनों की फंक्शन सेम होती है। ठीक है, अ प्रोटोनेटेड मैक्रोसाइक्लिक अमीन सच एज हेक्सासाइक्लिन इज़ यूज्ड टू बाइंड एटीपी। यानी कि जो मैक्रोसाइक्लिक पॉलीअमीन हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो प्रोटोनेटेड मैक्रोसाइक्लिक अमीन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हेक्सासाइक्लिन। यानी कि हम लोग यहाँ पे हेक्सासाइक्लिन पढ़ने वाले हैं विच इज़ यूज टू बाइंड एटीपी एंड देन फर्दर हाइड्रोलाइज इट। ठीक है, तो देखते हैं कि एटीपीज एंजाइम का एक्चुअल फंक्शन होता क्या है। इट ब्रिंग्स अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट रेसिड्यू ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल टू गिव एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि जो एटीपीज एंजाइम होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो हाइड्रोलाइज करता है एटीपी मॉलिक्यूल को। मतलब जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है उसका जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है उसे ये तोड़कर या हाइड्रोलाइज करके देता है प्रोडक्ट एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सेम फंक्शन दिखलाता है वो रिसेप्टर मॉडल सिस्टम, दैट इज़ मैक्रोसाइक्लिक पॉलीअमीन, और वो मिमिक करता है ये एटीपीज की एक्टिविटी को इफ़ेक्टिवली। यानी कि वो मतलब पूरी के पूरी तरह से वो सेम एक्टिविटी शो करता है, दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो उसे देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या क्या है और कैसे ये वर्क करता है। अबाउट द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो हम लोग रिसेप्टर मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी वो है हेक्सासाइक्लिन, और वो इस तरह से दिखता है। और ये है उसकी फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म, और प्रोटोनेटेड है इसलिए वो एसिडिक होगी। यहाँ पे सारे अमीन्स, जो अमीन पार्ट है वो सारे प्रोटोनेटेड है, यानी कि कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सा प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो द फुल्ली प्रोटोनेटेड स्ट्रक्चर हैज़ अ क्लेफ्ट लाइक कन्फॉर्मेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना फुली प्रोटोनेटेड स्ट्रक्चर, वो इस तरह से नहीं होके वो अपना स्ट्रक्चर इस तरह से कन्फर्म कर लेता है जिसमें कि एक गैप क्रिएट होता है, यानी कि क्लेफ्ट क्रिएट होता है जो हेल्प करता है बाइंड करने में एटीपी को। इसी क्लेफ्ट में एटीपी बाइंड करता है और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुई, यानी कि होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ, उसकी वजह से ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाती है और फिर वो बहुत सारे पीएच रेंजेस में वर्क करता है, वो हाइड्रोलाइसिस हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि इट बाइंड्स एटीपी एंड एक्सेलरेट्स इट्स हाइड्रोलाइसिस रेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये जो क्लेफ्ट फॉर्मेशन हुई, क्लेफ्ट के बाद यहाँ पे एटीपी बाइंड करेगा और फिर बनेगा होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि सुप्रामोलिकुलर जो रिकॉग्निशन हुआ उसकी वजह से ही ये हाइड्रोलाइसिस रेट एक्सेलरेट हो पाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द फुली प्रोटोनेटेड रिसेप्टर 6H+ is acidic at pH 7 and it is made pentaprotonated and one lone pair is made available। मतलब जो अभी हम लोग देखे थे हेक्साप्रोटोनेटेड फॉर्म, यानी कि जिसमें 6H+ थे, वो सूटेबल नहीं है एटीपी को बाइंड करने के लिए। इसलिए सबसे पहले हम हेक्साप्रोटोनेटेड फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं पेंटाप्रोटोनेटेड फॉर्म में बाय लूजिंग 1H+, और यहाँ पे H+ लूज़ करने के बाद फॉर्म होता है, वहाँ अवेलेबल हो जाता है एक लोन पेयर। ठीक है, और ये फिर उसको बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से एटीपी बाइंड करता है इस मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एटीपी मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस हो रही है। ये जो रिएक्शंस हैं इन्हीं की वजह से हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये है पेंटाप्रोटोनेटेड हेक्सासाइलिन,
जिसमें ATP मॉलिक्यूल बाइंड करता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है ATP मॉलिक्यूल जो ब्लू कलर में दिख रहा है, एडेनिन एंड ट्राईफॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो टर्मिनल फॉस्फेट है ना, उस पर ये लोन पेयर जो अवेलेबल कराया था हम लोगों ने, वो अटैक करता है इस फॉस्फोरस पे, और इस तरह से यहाँ पे फिर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। और ये जो टर्मिनल फॉस्फेट है वो फिर यहाँ से टूट कर, ये ATP से टूट कर वो इस तरफ आ जाता है, जैसा ये देख सकते हैं हम लोग। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पे फिर फाइनली हो रहा है कि ADP मॉलिक्यूल रह जा रही है, और ये जो फॉस्फेट टर्मिनल फॉस्फेट था वो इस तरफ आ जा रहा है, टर्मिनल क्या बोलते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ वो जुड़ जाता है, ठीक है। फिर ये ADP मॉलिक्यूल जो रह गया वो सेपरेट होकर निकल जा रहा है, और मिल जाता है हमें ये हेक्सासाइक्लिन, पेंटा प्रोटोनेटेड हेक्सासाइक्लिन विद 1 फॉस्फेट ग्रुप रिमेनिंग, ठीक है। और जब इस कंपाउंड को फिर हम लोग H2O से पास करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा ये हेक्सासाइक्लिन, दैट इज़ वो रिसेप्टर हमारा रीजनरेट हो जाएगा, और मिलेगा ये फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुई, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, वो इस रिएक्शन को, ये इस हाइड्रोलाइसिस को कैटेलाइज किया, और ये जो लोन पेयर दिया, इससे वजह से ये टूट गया। ये बॉन्ड टूटने के वजह से फिर हमारा ATP टूट गया ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। और यहाँ पे जो ADP यहाँ से टूट कर यहाँ पे सेपरेट हुआ, टूटा नहीं, मतलब यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ, अलग से जो प्रोडक्ट मिला हमें, वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज ATP की बाइंडिंग हेक्सासाइक्लिन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है इन कंपैरिजन टू ADP, यानी कि ये बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन ADP बाइंडिंग, ठीक है। इसलिए जब नया ATP मॉलिक्यूल आता है तो वो इस मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर वो खुद बाइंड करना चाहता है, तो इसलिए इसकी रिमूवल इजी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हेक्सासाइक्लिन से ATP की बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है इन कंपैरिजन टू ADP। यही इस हाइड्रोलाइसिस को सक्सेसफुल बनाता है, यही रीज़न है जिससे ये हाइड्रोलाइसिस सक्सेसफुल हो पाई है। तो द की टू द सक्सेस ऑफ दिस कैटालाइटिक एक्टिविटी इज़ दैट ATP being more negatively charged is far strongly complex than ADP। मतलब ATP की बाइंडिंग स्ट्रॉन्गर क्यों हो रही है? ड्यू टू मोर नेगेटिव चार्जेस ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे ATP यानी कि एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, और ADP में 2 ही फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड कर रहा है, और इसलिए इसकी बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही है हेक्सासाइक्लिन के साथ, ठीक है। और जब यहाँ पे फ्रेश ATP आता है तो वो सक्सेसफुली डिस्प्लेस कर पाता है ADP को फ्रॉम द रिसेप्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज कि ATP वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग करना चाहेगा, और इसलिए वो ADP को रिमूव कर देता है, और फाइनली हमारा रिसेप्टर रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, ये सुप्रामोलिकुलर कैटालाइसिस। और अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस टॉपिक में या पहले की किसी टॉपिक में आपको कोई तरह का डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। और फर्दर वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।